मापने से संबंधित समितियां। भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियां, इसमें 2 लाइन लिखिएगा। वैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे गरीबी किसे कहते हैं, बताएं गरीबी किसे कहते हैं? जब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की पूर्ति ना हो सके तो वह गरीबी की कैटेगरी में आते हैं। वैसे को हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। गरीबी भी 2 प्रकार का होता है ना, एक होता है सापेक्ष गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक गरीबी भी कह सकते हैं और निरपेक्ष गरीबी को वास्तविक या शुद्ध रूप से गरीबी कह सकते हैं। तो भारत में ज्यादातर कैसी गरीबी है या किस तरह की गरीबी मापा जाता है? निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए हमने क्या आधार बनाया है? गरीबी रेखा की अवधारणा। क्या बोली? गरीबी रेखा की अवधारणा। हाँ, गरीबी रेखा की अवधारणा। गरीबी रेखा की अवधारणा को और किस नाम से जानते हैं? हेड काउंट मेथड विधि कहते हैं, या हेड काउंट मेथड के या विधि के ये, इसके द्वारा हम गरीबी को मापते हैं। और हम लोगों ने गरीबी में और भी कुछ श्रेणियां पढ़ी थी ना, 3 श्रेणियां। फर्स्ट श्रेणी में कौन से गरीब आते हैं? चिरकालिक गरीबी, और दूसरी श्रेणी में मध्यम अल्पकालिक गरीबी, हाँ, और तीसरी श्रेणी में निर्धन नहीं का सोर्स है। हाँ, कभी गरीब नहीं होते, कभी अमीर। चलिए तो पहला इसमें नोट कीजिएगा 2 लाइन। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु हाईलाइट कीजिएगा, कौन करना है? भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ब्रैकेट में NSSO ब्रैकेट बंद, एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है, एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए हाईलाइट कीजिएगा, भारत में गरीबी को मापने के लिए खर्च अथवा उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए खर्च अथवा उपभोग का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में गरीबी मापने का काम किसका है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे क्या कहते हैं? NSSO जिसको कहते हैं। और विधि क्या है हमारे यहाँ गरीबी मापने का? खर्च अथवा उपभोग। खर्च अथवा उपभोग, ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में कौन से विधि से गरीबी मापा जाता है। तो खर्च अथवा उपभोग, और कौन मापता है? तो ये आपका NSSO के द्वारा मापा जाता है। अब हेडिंग कीजिएगा, डॉक्टर वाई के अलग समितियां हमें करनी है। तो पहला जो हेडिंग है वो है डॉक्टर वाई, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वाई के, इंग्लिश ही लिख दीजिए वाई के, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। डॉक्टर वाई के अलग समिति, डॉक्टर वाई के अलग समिति, नोट कीजिए। हाँ जी, अलग है ये, हाँ अलग, हाँ ये अलग है। ये समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पे समिति का नाम पड़ता है। इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई कि आप मतलब जांच करें और रिपोर्ट दें कि किस तरह की गरीबी है और किसे आप गरीबों की श्रेणी में रखेंगे। तो ये जो पहली समिति बनी थी गरीबी का माप करने के लिए, वो कौन सी है? डॉक्टर वाई की अलग समिति। नोट कीजिएगा, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु 1977 में भारत में गरीबी निर्धारण
निर्धारण हेतु 1977 में योजना आयोग द्वारा वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस कार्य दल द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस कार्य दल द्वारा जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस कार्यदल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन। 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। फिर से रिपीट कर रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। हाँ, शहरी के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। प्रतिदिन की संस्तुति की गई। इनके कहने का मतलब है ये पहली बार ये समिति कब बन रही है? 1977 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर रही है? 1979 में। इनके कहने का मतलब है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर पर डे वो 2400 कैलोरी ऊर्जा अपने भोजन से गेन कर रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं। अगर 2400 कैलोरी से कम करेगा तो फिर वो क्या है? गरीब है। लेकिन अगर वो 2400 कैलोरी की ऊर्जा का भोजन डेली प्राप्त कर रहा है हर व्यक्ति पर डे तो फिर वो गरीब नहीं है। और अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति जो है वो 2100 कैलोरी ऊर्जा डेली गेन कर रहा है तो फिर वो गरीब नहीं है। अगर उससे कम की ऊर्जा उसकी बॉडी को मिल रही है तो फिर क्या है? वो गरीब है। तो शहर के लिए 2100 कैलोरी और गांव के लिए 2400 कैलोरी। ये क्वेश्चन आया है कि अलग समिति के द्वारा कितनी कैलोरी गांव के लिए और कितनी 100 कैलोरी शहर के लिए पर व्यक्ति पर डे डिसाइड किया गया था, यह बताया गया था। तो गांव के लिए 2400, चूँकि गांव के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उन्हें कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और शहर के लोग फिजिकल वर्क कम करते हैं तो उन्हें कैलोरी की आवश्यकता कम होती है। तो शहर में अगर 2100 कैलोरी आप डेली आपकी बॉडी को मिल रहा है तो इसका मतलब आप गरीब नहीं है। लेकिन ये सही मानक नहीं है क्योंकि सिर्फ ऊर्जा ही हमारे शरीर को नहीं चाहिए। हमारे शरीर को खनिज पदार्थ भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा तो आपको चाय से भी मिल जाएगा। आप 2-3 कप चाय पी लीजिए, ब्रेड खा लीजिए, आपको 1900 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लगातार खाते रहें तो आप 2-4 महीने में कमजोर हो जाएंगे। तो ये भी सही मानक नहीं है क्योंकि इसमें पोषक तत्व का लेकिन केवल ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा तो हमें चाय से भरपूर मिलती है, कॉफी से भी मिलती है और अगर ड्रिंक कर लिया तो और मिल जाएगी। तो फिर ये ऊर्जा ही सिर्फ मानक नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें मिनरल्स, विटामिन, खनिज और भी प्रोटीन, वसा सब कुछ होना चाहिए, तब वो बैलेंस डाइट है। इसलिए ये रिपोर्ट भी सही नहीं रहा था। फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लकड़ावाला समिति। दूसरी जो समिति बनी थी
पता नहीं, ऐसा तो लगता है इंडिया में इतने बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन जब उन्हें बनाया जाता है किसी काम के लिए तो अजीब व गरीब रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। लकड़ावाला समिति, नोट कीजिए इसमें। आंकड़े नहीं सही रहते हैं ना। आंकड़े नहीं सही रहते। जब आप कलेक्ट करेंगे तो सब मिलेगा, जब आप कलेक्ट नहीं करना चाहेंगे तो कहाँ से मिलेगा? कहीं बाहर से तो आए नहीं है, निश्चित ही इंडिया के ही हैं। बाहर के होते तो समस्या होती है, इंडिया के व्यक्ति हैं और इंडिया की ही स्थिति को जानने में समस्या कैसे होती है। हाँ, तो नोट कीजिएगा। योजना आयोग द्वारा देश की निर्धनता को मापने के लिए, योजना आयोग द्वारा देश की निर्धनता को मापने के लिए, योजना आयोग द्वारा देश की निर्धनता को मापने के लिए 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला, DT हाँ डी.टी. प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। 1993 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में, 1993 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस विशेषज्ञ दल ने प्रत्येक राज्य में, इस विशेषज्ञ दल ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए, ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए, प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक की बात की, अलग अलग मूल्य सूचकांक की बात की। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण क्षेत्र के लिए कृषि, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिया गया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बनाया गया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया। यानी जो डॉक्टर डी.टी.
लकड़ावाला हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कई सारे मानक बताए और अलग अलग राज्यों के लिए। फिर उन्होंने फाइनली कहा कि गांव की अगर गरीबी को मापना है तो किसको आधार बनाएंगे, कृषक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, और शहर के लिए क्या बनाएंगे, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे इन्होंने गरीबी का डिफाइन किया। यानी कि इनका उपभोक्ता मूल्य मतलब इनके जो सामान जो यूज कर रहे हैं ये मूल्य कितना उन वस्तुओं का, कितने मूल्य तक की वस्तुएं ये परचेज करने में सक्षम है, उसी को इन्होंने क्या बनाया, मानक बनाया, आधार बनाया। ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले समिति कब गठित हुई थी, या क्रम बता दीजिए इन समितियों का जो गरीबी पे बनाई गई थी। तो सबसे पहले आपका कौन आ जाएंगे, अलग, उसके बाद लकड़ावाला आ जाएंगे। तो डेट भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि लकड़ावाला ने किस चीज़ को आधार बनाया था गरीबी मापने का। तो क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गांव के लिए श्रमिक कृषक श्रमिक को, और शहर के लिए औद्योगिक मजदूर को या श्रमिक को बनाए उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर समिति वर्ष 2005 में योजना आयोग ने, वर्ष 2005 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन किया, एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन किया। में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में, 2009 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में एक विशेष कार्यदल का गठन किया गया। 2009 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में 2009 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में तेंदुलकर समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को, तेंदुलकर समिति ने गरीबी की परंपरागत रूप को छोड़कर, परंपरागत रूप को छोड़कर, गरीबी की परंपरागत रूप को छोड़कर गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। गरीबी की परंपरागत रूप को छोड़कर गरीबी की बहुआयामी बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। अच्छा, ये जो गरीबी का बहुआयामी रूप है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था बहुआयामी सूचकांक है, ये कौन डेवलप करता है गरीबी के लिए? UNDP और साथ में अभी था ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, हाँ, ये दोनों मिलकर के करते हैं। बहुआयामी गरीबी में मानव विकास सूचकांक के कितने आधार लिए गए हैं? 3 आधार और 10 को क्या क्या मिले? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। स्वास्थ्य को कितने भागों में बांटा है? 2 और शिक्षा को 2 और बाकी जीवन स्तर 6, यानी कि टोटल 10 है और 3 आधार है जो मानव विकास सूचकांक से लिया गया। तो ये सब किस में आ गए? बहुआयामी गरीबी में। यानी कि शिक्षा में नामांकन कितना हुआ, फाइनली शिक्षा कितने बच्चों ने लिया, और आपका स्वास्थ्य की सुविधाएं, साथ ही बाकी आपका स्वस्थ वातावरण, आवास, पानी, विद्युत, सब कुछ क्या आ जाते हैं आपके बहुआयामी गरीबी में लिए जाते हैं। तो बहुआयामी गरीबी की पहली बार बात कौन कर रहा है? तेंदुलकर समिति कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुआयामी गरीबी या बहुआयामी रूप को स्वीकार किया
तेंदुलकर समिति ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च ग्रामीण क्षेत्र में ₹27 तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹27 तथा शहरी क्षेत्रों में ₹35 को अपनाया तथा शहरी क्षेत्र में ₹35 को अपनाया। इस प्रकार प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ₹816 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मासिक खर्च ₹816 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये पर डे जो 27 रुपया है, इसके आधार पे एक महीने का कितना आ रहा है 816। आगे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1000 को तथा शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1000 को गरीबी रेखा माना गया। शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1000 को गरीबी रेखा माना गया। यानी इसके नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति क्या होगा? गरीब होगा। ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है ऐसा? सुरेश तेंदुलकर कब बना है? 2005 में इसका रिपोर्ट दे रहे हैं 2009 में। इन्होंने बहुआयामी गरीबी को आधार बनाया, परंपरागत तरीकों को छोड़ दिया और ये बहुआयामी गरीबी का अध्ययन करने के बाद करें गांव में अगर कोई 27 रुपया पर डे कमा रहा तो वो गरीब नहीं है, अगर वो महीने का 816 रुपया कमा रहा तो गरीब नहीं है। शहर में कह रहे हैं कि अगर पर डे एक व्यक्ति 43 रुपया कमा रहा है और उसका महीने का 1000 है तो गरीब नहीं है। ये गरीबी रेखा का इन्होंने मानक बनाया। अगर इससे कम का उसका उपभोग गया है तो फिर क्या हो गया? वो गरीब है। क्या ये सटीक है? क्या ये मतलब आप देखेंगे और ये ज़्यादा पुराना आंकड़ा नहीं, 2009 में क्या 35 रुपये और 27 रुपये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति अगर एक दिन में कमा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। इतने में तो भर पेट भोजन भी नहीं हो सकता है व्यक्ति के लिए, एक टाइम का भोजन नहीं हो सकता। दोनों टाइम की तो बातें छोड़ दीजिए, अब बाकी जो और आवश्यकताएं हैं उसको तो छोड़ दीजिए। इतने में तो मुझे लगता है तब 2 गिलास जूस पी सकते थे 27 रुपये में, 2 गिलास जूस पिया जा सकता था। तो क्या पूरा दिन 24 घंटे मतलब 2 गिलास जूस पी के कोई काट सकता है? बहुत कम था ना। तो ये हमारे हिसाब से तो बहुत ही कम था। महीने का 1000 शहर में कमाने वाला गरीब नहीं है। इतना 2009 में इतना मतलब सस्ता तो नहीं था सामान। तो ये जो निकालते हैं ना अपने आप तो इतनी वीआईपी व्यवस्था में रहते हैं और पता नहीं कैसे जब दूसरों की बारी आती है तो उनकी स्थिति इतना दिन में कर देते हैं कि जैसे वो कुछ खाते भी नहीं, पानी पीते हैं और हवा में बस सांस लेते हैं और उनको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, सी रंगराजन समिति। रंगराजन समिति, ये सी अलग है, सी रंगराजन समिति। इसमें नोट कीजिएगा, योजना आयोग ने वर्ष 2012 में रंगराजन की अध्यक्षता में, योजना आयोग ने 2012 में रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया
एक समिति का गठन किया। रंगराजन समिति द्वारा 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। रंगराजन समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 2014 में सौंपी गई या प्रस्तुत की गई। रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय अंतर समझ रहे हैं, राष्ट्रीय पूरे भारत अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए रुपीस 972 तथा शहरी क्षेत्र के लिए रुपीस 972। प्रतिदिन का कि प्रतिवर्ष? नहीं, महीने का बाबू। ग्रामीण क्षेत्र के लिए रुपीस 972 तथा शहरी क्षेत्र के लिए रुपीस 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को 1407 शहरी क्षेत्र के लिए रुपीस 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। बात समझ में आया? रंगराजन महोदय कहेंगे कि अगर एक व्यक्ति महीने में 972 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, अगर वो गांव का है। और अगर वो शहर में और 1407 रुपये हर महीने कमा ले रहा है तो गरीब नहीं है। इसके पहले जो आए थे सुरेश तेंदुलकर, जब इन्होंने कहा था कि 27 रुपये और 33 रुपये कमाना गया तो लोगों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत किरकिरी हुई कि बताइए कहाँ 27 रुपये में एक व्यक्ति पूरे दिन का खर्चा, मतलब 27 रुपये एक व्यक्ति कमा ले तो गरीब नहीं है। फिर इतना मतलब इनकी रिपोर्ट का किरकिरी हुआ। उसके बाद फटाफट फिर से एक समिति बनाई गई और इन्होंने भी बहुत भारी भरकम बदलाव किया। इन्होंने भी मतलब 2 साल में क्या बढ़ाया, 2 साल में जितना मुद्रास्फीति आ गई, इससे ज्यादा की मुद्रास्फीति आ गई, वस्तु और महंगी हो गई और मिला जुला करके फिर वहीं के वहीं रह गई। और वही मतलब खुद ये होता है तो सबको कितना बढ़िया व्यवस्था दी हर चीज। और जब गरीबों की बारी आती है तो 27 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है गाँव क्षेत्र में। तो ये भी रिपोर्ट इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। अरविंद पनगड़िया, हाँ बेटी नेक्स्ट। नीति आयोग की वो भी रह गए हैं ना, पनगड़िया टाइम में तो आया था नीति आयोग। टास्क, अच्छा ये पहले नहीं तो से पहले वो अध्यक्ष तो क्या होता है, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। लग रहा है ये परिवर्तन आएंगे। मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा क्योंकि तब तक योजना आयोग समाप्त हो गया और आपका आ गया कौन, नीति आयोग। मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया।
गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य भारत में निर्धनता के आकलन, इसका मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य भारत में निर्धनता के आकलन, निर्धनता के आकलन हेतु विधि का सुझाव देना था। इस टास्क फोर्स द्वारा इंग्लिश में लिखिएगा, इस टास्क फोर्स द्वारा, ये हिंदी में लीजिएगा, इलिमिनेटिंग मतलब इलिमिनेट करना, इलिमिनेटिंग पॉवर्टी, eliminating poverty, creating job, and strengthening social programs, strengthening social program नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में गरीबी से संबंधित दो पहलुओं पर चर्चा की गई। गरीबी से संबंधित दो पहलुओं पर चर्चा की गई। पहलू कौन से हैं? पहला पॉइंट, भारत में गरीबी का निर्धारण अथवा मापन, भारत में गरीबी का निर्धारण अथवा मापन किस प्रकार या किस आधार पर किया जाना चाहिए? निर्धारण एवं मापन किस प्रकार अथवा किस आधार पर किया जाना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या रणनीतियां एवं कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए? भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या रणनीतियां और कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए? बात समझ में आया? यानी ये आपके लास्ट हैं अरविंद पनगड़िया, इनको टास्क दिया गया कि आप अच्छे से जांच कीजिए और बताइए कि गरीबी का क्या निर्धारण करने का तरीका होना चाहिए, किस आधार पे हम गरीबी को मापें। तो इन्होंने पूरा स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो उस रिपोर्ट में इन्होंने, आपको मैंने लिखा काफ़ी लंबा चौड़ा नाम उनकी किताब का, उसमें इन्होंने दो तरीके बताए। एक तो इन्होंने कहा कि पहला कि गरीबी भारत में कैसे मापी जाए, क्या आधार होने चाहिए उसकी, और दूसरा किस किस तरह से इसको हटाया जाना चाहिए, कार्यक्रम क्या होना चाहिए इसको दूर करने का। लेकिन अभी तक नीति आयोग ने इनकी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है। जो इन्होंने दिया है रिपोर्ट उस पर अभी भी विचार नहीं किया गया। बात समझ में आए? तो ये थे कुछ समितियाँ जो आपके देश में गरीबी के निर्धारण के लिए बनाए गए थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट समय समय पे जो सौंपी, उन्होंने जो गरीबी को मापने का आधार बताया है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी कभी इनका स्थापना वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का ईयर भी मैचिंग में आया है, कोड में मिलाने के लिए। और हो सकता है कभी इनका सीक्वेंस पूछ ले, जैसे आपका अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और अरविंद पनगड़िया, इनका क्रम भी
पूछ सकता है कि जितनी भी गरीबी के निर्धारण के लिए बनाई गई समितियों का क्रम बताइए कूट की सहायता से। तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए, स्थापना ईयर भी पता होना चाहिए, प्लस इस समिति ने क्या आधार बताए ये पता होना चाहिए। जैसे पहले ने कैलोरी का बताया, दूसरे ने सूचकांक का बताया, और तीसरे ने क्या कहा कि जो 27 रुपये पर डे कमा रहा है गांव में वो गरीब नहीं है। और दूसरे में उन्होंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, और तीसरे में इन्होंने कहा कि अभी इनका रिपोर्ट पड़ा ही नहीं है, इन्होंने जो प्रस्तुत किया उस पर नीति आयोग ने विचार ही नहीं किया। तो ये थे आपकी समितियाँ जो गरीबी के लिए बनाई गई थी। और हेडिंग लीजिएगा गरीबी के दुष्परिणाम, ये हटा दें, इरेज करें। गरीबी के दुष्परिणाम। गरीबी के दुष्परिणाम 2-4 बातें तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं, यानी कि 2-4 पॉइंट्स तो आपकी कॉमन सेंस का है, बता सकते हैं कि अगर गरीबी है तो उससे क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसकी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो क्या बता सकते हैं 2 पॉइंट? शिक्षा का स्तर हो सकता है। हाँ बिल्कुल एकदम सही है। और देश का विकास, बेसिक आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलेगी। हाँ बेसिक आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलेगी। ओके। और और मूलभूत जो मेन चीज़ें हैं वो तो आप लोग बता ही रहे हैं, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी रहती हैं। आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है, लोगों का मानसिक और शारीरिक और शैक्षिक और बाकी जीवन स्तर निम्न रहता है। जीडीपी में योगदान नहीं रहेगा। जीडीपी ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं करता। अगर गरीबी रहेगी तो उसका परिणाम होगा जीडीपी ग्रो नहीं करेगा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़िया होगा, राष्ट्रीय इनकम बढ़िया नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, आर्थिक समृद्धि का निम्न होना। पहली समस्या क्या होगा? आर्थिक समृद्धि निम्न होगी। आर्थिक समृद्धि निम्न होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ लो होगा या आर्थिक समृद्धि कम होगा। नेक्स्ट जो दूसरा होगा, भूखमरी, कुपोषण और खाद्य भूखमरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य की समस्याएं। भूखमरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य की समस्याएं। भूखमरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य की समस्याएं रहेंगी। नेक्स्ट, समाज में असमानता में वृद्धि। समाज में असमानता में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में सहायक। जनसंख्या वृद्धि में सहायक। आप देखेंगे ज्यादातर जनसंख्या किनके यहाँ होती है? जो गरीब लोग होते हैं या जो गरीब कंट्रीज हैं। जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा है, उनके यहाँ उतनी जनसंख्या नहीं होती है जितना गरीब लोगों के पास होती है। रीजन, जागरूकता, शिक्षा और बाकी संसाधनों का अभाव। इसलिए क्या होता है, उनके यहाँ जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अशिक्षा की समस्या में वृद्धि। अशिक्षा की समस्या में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट, बाल श्रम में वृद्धि। मेहनत मजदूरी ज्यादातर छोटे बच्चे किसके करते हैं? गरीबों की ही करते हैं। बाल श्रम में वृद्धि। आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि। दोनों लोग आपराधिक गतिविधियों में आपको देखने को मिलेंगे, या तो बहुत गरीब होगा या वो बहुत अमीर होगा। जो बहुत अमीर होते हैं वो और बड़े बड़े स्तर के घोटाले और गलत काम करते हैं, मानव तस्करी कराना, किडनी बेचना और ड्रग्स का स्मगलिंग करना। जो सबसे बड़े लोग होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े कांड करते हैं, और जो बेचारे गरीब होते हैं वो छोटे छोटे कांड करते हैं। तो हमारे देश में ये जो समस्याओं का क्रिएशन करते हैं ना, 2 लोग करते हैं। एक तो गरीब, जिसके पास पेट पालने के लिए नहीं है या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर बनने के लिए इस तरह के काम किया करते हैं। तो ये समस्याएं दोनों उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
उत्पादन के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, उत्पादन के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। नेक्स्ट, निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छता का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी विकास में बाधा, समावेशी विकास में बाधा। नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं, समावेशी विकास में बाधा, बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं। नेक्स्ट हेडिंग, गरीबी को दूर करने के उपाय। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है? समावेशी विकास में बाधा। लास्ट है, बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं। गरीबी को दूर करने के उपाय, गरीबी को दूर करने के उपाय। अच्छा, जो समस्याएं हैं अगर उन सब का उपाय ढूंढ लिया जाए तो गरीबी दूर हो जाएगा कि नहीं? सब चीज नहीं दूर की जा जितनी आपने समस्याएं लिखी हैं उन सबको दूर करने का तरीका ढूंढ लीजिए तो अपने आप गरीबी दूर हो जाएगा। तो ये भी आसानी से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नोट कर लीजिएगा। जीडीपी में तीव्र वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि। पहला तरीका जी बाबू, गरीबी को दूर करने के उपाय में पहला पॉइंट, सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि, या उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी में तीव्र वृद्धि। हाँ बेटी, क्या रोजगार आएगा तभी तभी। अच्छा, रोजगार आएगा तभी। जीडीपी में वृद्धि करके कैसे गरीबी दूर करेंगे बाबू? जीडीपी में वृद्धि का मतलब आपके देश के अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा देंगे, और जब उत्पादन बढ़ा देंगे तो रोजगार नहीं आ जाएगा। अरे आप टॉप को बॉटम जा रहे हैं, टॉप पे हैं भी, ये टॉप है, बॉटम मतलब फिर एक एक व्यक्ति को हम देखेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या की तीव्र दर को कम करना, जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना, जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना, जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना। नेक्स्ट, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट, कीमत स्तर में स्थिरता, कृषि क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट, कीमत स्तर में स्थिरता। नेक्स्ट, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, तकनीकी में परिवर्तन, उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन। नेक्स्ट, रोजगार के नए अवसरों का सृजन। हो गया? हाँ, स्वरोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन, स्वरोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन। नेक्स्ट,
बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, आय के साधनों का समान वितरण, आय के साधनों का समान वितरण, पिछड़े क्षेत्रों एवं अत्यधिक पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना, पिछड़े क्षेत्रों एवं अत्यधिक पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना, पिछड़े क्षेत्रों एवं अत्यधिक पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना। एंड लास्ट, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी सरकारी कार्यक्रमों, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण। अगर आप लोगों को किसी सोशल मुद्दे पे कभी बोलना हो किसी ओकेजन पे, तो आप पॉवर्टी को, बेरोजगारी को, पॉल्यूशन को, पॉपुलेशन को, किसी भी चीज़ को, इन्वायरमेंट को आधार बना के बहुत बढ़िया ये आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं कि इतने लंबे समय से हमारे देश में गरीबी के लिए बहुत सारे काम किए गए, काम जारी भी है, क्या हम कर सकते हैं इसमें और क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से काम किया जाना चाहिए। लास्ट वाली लाइन है मेरी, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण, यानी कि प्रभावी सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं लाई जानी चाहिए जिससे गरीबी दूर हो, गरीबी का उन्मूलन किया जाए। जैसा बनाई जा रही समिति, जिस तरह की रिपोर्ट आ रहे हैं, उस रिपोर्ट को देख करके तो कहीं ना कहीं मन उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है कि किस तरह से ये लोग अध्ययन करते हैं और कैसा मजाकिया रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इनको तो कम से कम थोड़ा उम्मीद किया जाता है कि इतने बड़े बड़े विशेषज्ञों की दल कमेटी बनती है तो एक अच्छा उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए जो संतोषजनक हो, थोड़ा जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। बात समझ में आया? तो ये जो आप लोगों के पास नॉलेज है ना, जो आपको मिल रहा है, आप देखिए इसमें से 2-4 पॉइंट तो हर किसी को पता ही रहते हैं। गरीबी क्या समस्या है, गरीबी से कौन से तरीके गरीबी दूर करने के, लेकिन उसमें और 4-6 पॉइंट जब जुड़ जाता है तब आपके पास एक मजबूत आधार हो जाता है। तो अभी समझ में आया कि गरीबी क्या है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, गरीबी के क्या नुकसान है, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, सरकार ने अभी तक कौन कौन सी समितियों को बनाया और उन्होंने क्या क्या अपने रिपोर्ट में कहा है गरीबी के बारे में दूर करने के लिए या उसके मानक के लिए, ये सारी चीज़ें आप हेडिंग कीजिएगा। गरीबी निवारण के लिए 3 दृष्टिकोण, गरीबी निवारण के लिए 3 दृष्टिकोण, गरीबी दृष्टिकोण, 3 दृष्टिकोण। पहला है समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, पहला हेडिंग कीजिएगा समृद्धि आधारित दृष्टिकोण। समृद्धि आधारित दृष्टिकोण, इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दीजिए, जीडीपी बढ़ा दीजिए, राष्ट्रीय इनकम बढ़ा दीजिए, यानी कि उत्पादन बढ़ा दीजिए और सारी चीजें बढ़ा दीजिए। जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो अपने आप धीरे धीरे करके हर वर्ग के पास पैसा पहुंचेगा और फिर वो क्या होंगे, धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे, यानी कि गरीबी से ऊपर उठ जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है? समृद्धि आधारित गरीबी, यानी कि आप अपने घर में क्या कर दीजिए, समृद्धि ले आइए, समृद्धि ले आएंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। ये तरीका तो क्या लिखवा दें कि जीडीपी बढ़ा दीजिए, राष्ट्रीय इनकम बढ़ा दीजिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दीजिए तो धीरे धीरे करके गरीबी दूर हो जाएगी। अगर किसी को समस्या तो लिखवाएं, नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। दूसरा है इनका निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम,
निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। पहला तो आपको मैंने बताया आर्थिक समृद्धि, दूसरा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। इसका मतलब है कि जो लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा दीजिए, भोजन उपलब्ध करा दीजिए, आवास उपलब्ध करा दीजिए, सब्सिडी उपलब्ध करा दीजिए। इस तरह की जो बेसिक जरूरतें उनको पूरा करने के लिए इनको सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तो इसी को क्या कहा गया है, उन्मूलन कार्यक्रम। अपने कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी दूर कर दीजिए तो हो गया निर्धनता उन्मूलन। जैसे सरकार करे ना, भोजन दे रही है, फ्री में शिक्षा दे रही है, फ्री में आवास दे रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो फ्री में उपलब्ध करा रही है, ये सब क्या हो गए, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। और लास्ट है निर्धन वर्ग की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। निर्धन वर्ग के न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। तीसरा है निर्धन वर्ग के न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। निर्धन वर्ग के न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। न्यूनतम जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब उनको उपलब्ध करा दीजिए तो फिर वो गरीब नहीं रहेंगे। जब उनको भोजन भी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, शिक्षा भी मिल जाएगा, दवाई भी मिल जाएगी, मकान भी मिल जाएगा, तो फिर वो गरीब नहीं रहेंगे। तो सरकार हमारी ऐसी योजनाएं भी ला रही है। तो 3 प्रकार से। अच्छा, इनमें से सबसे बढ़िया तरीका आपके हिसाब से क्या है गरीबी दूर करने? पहला आर्थिक समृद्धि। आप उनको मतलब अमीरी लाइए, अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। ये फ्री में बांटने से हाँ सशक्त बनाइए। यानी कि ऐसे पैसा, कपड़ा, रोटी और मतलब मकान देने से तो अच्छा है कि आप उनको रोजगार दे दीजिए, वो काम करने लगे, उनके हाथ में पैसे हैं, उनके मानसिक और शारीरिक जो पावर है उसका भी इस्तेमाल हो जाए और वो अपने दम पर पैसे भी गेन करें और अपना विकास खुद कर लें। तो ये पहला तरीका ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारी सरकार सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका अपनाती है, तीसरा, जो सबसे बेकार है, जिससे ना सरकार को बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। आपकी राजकोषीय घाटे पर उसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। क्योंकि पहला वाला तरीका बनाएंगे तो इंसान हर तरह से मजबूत हो जाएगा, फिर वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक, इकोनॉमिक हर तरह से मजबूत हो जाएगा। राजनीति के लिए और लास्ट वाला अपनाएंगे तो केवल वो अपनी जरूरतों के लिए ही आप पर हमेशा निर्भर रहेगा, फिर वो बिल्कुल मजबूत नहीं हो पाएगा। वोट बैंक और जो मतलब आने वाली युवा पीढ़ी है उसको अपंग बनाने, मानसिक रूप से गुलाम बनाएंगे। सही, अंग्रेजों वाली नीतियाँ चल रही हैं। जो कह रहे थे ना भगत सिंह, सिर्फ सत्ता हस्तांतरित हो जाएगा लेकिन तरीका वही रहेगा, वही चल रहा है। अब अंग्रेजों के बजाय भारतीय गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन सोच और तरीका वही है। शोषण बहुत सारा है। तो चलिए नेक्स्ट निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम। निर्धनता उन्मूलन हेतु निर्धनता राशन वितरण हो रहा है, मनरेगा। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, आपका मनरेगा जो आता है ये आएगा, लेकिन वो फिर सामाजिक उसके साथ भी जुड़ेगा, दोनों के साथ जुड़ेगा। बस राशन उत्पादन उज्ज्वला योजना हो गया, अंत्योदय योजना हो गया। देखिए, अंत्योदय वाले का आपने उसमें पढ़ा था, सरकार की जो सरकारी वितरण प्रणाली, मतलब ये हर अलग अलग चैप्टर में आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, अलग अलग चैप्टर में आएगा। ये आप गरीबी पढ़ रहे हैं, गरीबी दूर करने के लिए वो रोजगार वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मनरेगा के तहत सरकार क्या करती है, लोगों को रोजगार देती है। तो आप जब बेरोजगारी पढ़ेंगे ना तो आप उसमें पढ़ेंगे, है तो सभी को ना मिलेगा, लेकिन अलग अलग चैप्टर में आपको मिलेगा। इसमें ये नहीं मिलेगा। इसमें ये है ना कि डायरेक्ट आपको ऐसे फायदा दे देना जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हाँ, वो तो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पढ़े थे कि डायरेक्ट भोजन उपलब्ध करा देती है, तो वो भी इसमें भी आएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे कई चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। ठीक, चलिए तो पहला हेडिंग है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमको नहीं मिला है।
ये महिलाओं के लिए लाया गया था। नहीं आपको चाहिए? भोजन बनाने वाली महिलाएं होती हैं उनके लिए आया था। आप लोग तो बच्चों में आप लोग की गिनती है ना। मैम भोजन केवल महिलाएं नहीं बनाती हैं, हाँ। लड़के भी बनाते हैं। नहीं वो अपने फेवर में बात करें, आप समझ नहीं रही हैं। ये लड़के भी बनाते हैं। अब क्या किया जा सकता है? चलो लड़कों को नहीं रखा गया उस श्रेणी में। परिवर्तन किया जाए। हाँ तो आप बता सकते हैं क्या है ये योजना? बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था। फ्री गैस सिलेंडर। फ्री गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात की गई थी। जो महिलाएं हैं उनको रीजन ये था कि पॉल्यूशन से बचाना, क्योंकि धुआं बहुत होता है जिससे श्वास संबंधी बीमारियां, आंखों में दिक्कत हो जाती है। तो एक तो ये था कि उनको अच्छा स्वास्थ्य देना, दूसरा उनके जीवन स्तर को थोड़ा उभारना। नहीं तो लकड़ी चुनने, पत्ता चुनने और क्या क्या चुनने उनको बाहर जाना पड़ता था, फिर वो इकट्ठा करती थी, फिर किसी तरह भोजन बनाती थी, क्योंकि भोजन बनाने का जिम्मा तो उन्हीं का है। तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं करना पड़ता था। तो जब उनके पास गैस होगा तो फिर उन्हें इस तरह से इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा लकड़ी और पत्ते की तलाश में, और बीमारियां नहीं आएंगी और बहुत सारी समस्याएं उनको नहीं होगी। तो उनकी स्थिति को और बेहतर बनाने का भी एक प्रयास था, जो कि मतलब सरकार के द्वारा कहा गया है। चलिए नोट कीजिएगा इसमें। मई 2016 में केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे, मई 2016 में केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, ब्रैकेट में बीपीएल, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, ब्रैकेट में बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ब्रैकेट बंद, परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरंभ की गई है। निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई है। यानी कीजिएगा मुख्य बिंदु। इसमें पहला पॉइंट, प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को, प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को, प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 2019 तक 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए, 2019 तक 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए ₹8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये जो 5 करोड़ का इन्होंने टारगेट रखा था कि 2019 तक प्राप्त करेंगे 16 में, उसको इन्होंने फिर 18 में बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया और 2019 तक इसको अचीव भी कर दिया। बात समझ में आया? यानी 2016 में तो ये योजना शुरू हो रही है और ये क्या कह रहे हैं कि हम 2019 तक क्या करेंगे, 5 करोड़ परिवारों को या 5 करोड़ कनेक्शन हम देंगे एलपीजी का। लेकिन इन्होंने 2018 में फिर से इसमें इम्प्लीमेंट किया और 2018 से 19 के बीच इन्होंने क्या कर दिया, 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। अचीव करे मतलब रखा भी टारगेट 2018-19 के बीच कि हम इतना कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे और उसको अचीव भी कर दिया। बात समझ में आई? तो अभी अगर पूछे कि 2019 तक सरकार ने कितने एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर दिए थे, तो 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर दिए थे। और शुरू में तो इन्होंने रखा था 5 करोड़ का टारगेट, लेकिन 2018 में कहा कि नहीं हम इसे 8 करोड़
करेंगे, और उन्होंने उसको कर दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कीप इट अप अभियान के माध्यम से, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लाया गया। सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। WHO की रिपोर्ट कहता है, मतलब ये जो करेक्शन जब दिया जाने लगा तब उन्होंने कहा, एक स्टडी में उन्होंने बताया कि भारत में 5 लाख लोग प्रति वर्ष अस्वस्थ ईंधन के उपयोग करने की वजह से मर जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके लिए इसका मतलब उज्ज्वला योजना क्या है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो गैस है एलपीजी कनेक्शन से समस्या इस तरह की नहीं होती है। तो इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई थी कि हर साल हमारे यहाँ 5 लाख लोगों की जो मृत्यु है वो प्रदूषित या अशुद्ध या एक तरीके से कहीं असुरक्षित ईंधनों का उपयोग करने की वजह से हो जाती है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा धुआं होता है, इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ होती हैं, आँखों की बीमारियाँ और बहुत सारी लंग्स की बीमारियाँ होती हैं। तो इसको रिपोर्ट में, मतलब जो रिपोर्ट आया इसको जब ध्यान में रखी सरकार ने काम किया तो ये काफ़ी सराहनीय रहा। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड स्तर पर भी एक तरीके से बहुत बड़ी योजना थी जिन्होंने इसको सरकार ने टाइम से पूरा भी कर लिया था। तो ये बात समझ में आई, तो ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, समझ ही गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा। अच्छा, इसका नोडल मंत्रालय कौन था, ये नोट कर लीजिएगा। नोडल मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इस योजना का नोडल मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसमें नोट कीजिएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के, हाईलाइट कर लीजिएगा, गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए, कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया। पर बल देने के लिए ये भी कह सकते हैं कि इस योजना का शुभारंभ
किया गया। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर एवं अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, और उनका समावेशी विकास करना है, इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें नोट कीजिएगा। रहने देने में बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत सारा पॉइंट। मेन क्या है कि ये कब आया है और किस ध्येय से लाया गया है, और ये किसके द्वारा लाया गया, मंत्रालय क्या है, ईयर क्या है और उद्देश्य क्या है। इतना याद रखिएगा, जो कि थोड़ा पुराना हो गया तब यहाँ से 40 क्वेश्चन नहीं करेगा और बहुत सारा फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा या हेडिंग कीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु, भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु, शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना आरंभ की गई। दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल योजना आरंभ की गई। योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से, योजना का उद्देश्य कौशल विकास व अन्य उपायों के माध्यम से, योजना का उद्देश्य कौशल विकास एवं अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर, आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबी को कम करना है। आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबी को कम करना है। इस योजना का कार्यान्वयन, इस योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय,
केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, द्वारा किया जा रहा है। बात समझ में आया? मंत्रालय कौन है? केंद्रीय आवास एवं केंद्रीय शहरी आवास गरीबी एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय शहरी क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनमें कौशल का विकास करना और उनके लिए रोजगार के अवसर का सृजन करना और उनकी स्थिति को सही करने के उद्देश्य से ये लाया गया। दोनों योजनाएं, एक तो गांव क्षेत्र में आ रहा और एक शहर क्षेत्र में आ रहा, दोनों का मंत्रालय अलग है लेकिन डेट और ईयर एक है और मोटिव भी एक ही है। संगठन जैसा कुछ भी नहीं है, बस मंत्रालय याद रहना चाहिए और उद्देश्य क्या है और कब आया है। लास्ट हेडिंग है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना डैश ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना डैश ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना डैश ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आया है। इसके बाद इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नोट कीजिएगा इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य, प्रधानमंत्री आवास योजना डैश ग्रामीण का उद्देश्य, ग्रामीण का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों, सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को, और कच्चे तथा टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है, बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है, बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य 2016-17 से 2018-19 तक, 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्षों में कच्चे और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले, कच्चे और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करना है, 1 करोड़ लाभ प्रदान करना है, 1 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करना है। उद्देश्य क्या है इनका? सबके लिए घर, यानी कि जितने भी लोग हैं सबके पास अपना घर होना चाहिए, और कैसा घर? जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके, ऐसा घर। और ये योजना कब आई थी? 2016। हाँ, और टारगेट क्या था? 2022 तक सबके पास मकान होना चाहिए। एक बड़ी योजना थी जिसके लिए सरकार ने काफी अच्छा काम भी किया। इतना भ्रष्टाचार है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पूरा पैसा और सारी चीजें तो मिल नहीं पाती, लेकिन कम से कम सरकार की वजह से लोगों के सरों में छत आ गई। भले वो बहुत मजबूत ना हो, लेकिन सरकार ने प्रयास किया और बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर छत बनाने में सफलता हासिल करी। तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन है IS 2019 का। चैप्टर कंप्लीट हो गया? हाँ, चैप्टर कंप्लीट, कल नया चैप्टर चलेगा। 2019
2019 IAS का क्वेश्चन है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, बताएं क्यों की। ऐसा क्यों है, किस वजह से है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि किसी दिए गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर, यानी कि कुछ राज्य हैं जहाँ पे जो गरीब लोग हैं इनकी मतलब स्थिति अलग है और कुछ राज्यों में कुछ अलग है। आपको बताना होगा कि इसके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है। पहला पॉइंट है, गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। दूसरा, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। और नेक्स्ट, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। और लास्ट, सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। बिल्कुल कॉमन सेंस का है। मैम सकल उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। और कुछ और मैम एक जो उससे पहले तीसरा पॉइंट बोलिए कि एक है सकल कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। एक है गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। और एक है सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। चौथा ही है। चौथा चौथा तो बिल्कुल नहीं है। सरकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग गुणवत्ता का देती है क्या अनाज? नहीं। पीडीएस सिस्टम में तो सबको एक जैसे अनाज देगी ना, सरकार उसमें भेदभाव नहीं करती, फिर ये तो हो ही नहीं सकता। और दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। ऑप्शन में से मिली, गरीबी का दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। और तीसरा, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बताएं, कह रहा है किसी दिए गए वर्ष में एक वर्ष में एक कोई दिया हुआ वर्ष है और उस वर्ष में जब आप अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है। जो गरीबी रेखा है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिकतर है। कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो जब कीमत स्तर अलग अलग होगा तो गरीबी का दर भी तो अलग अलग होगा। कहीं पे वही वस्तु लोग सस्ते में भी पा जाएंगे तो फिर तो वो आपकी गरीबी रेखा के हिसाब से अलग हो गए, और कहीं वही वस्तु बहुत महंगी होती है फिर वो अलग उसमें मिलता है। इसलिए एक ही मतलब ईयर में अलग अलग देखने को मिलता है गरीबी रेखा, ठीक है। ये कॉमन सेंस का था कि कीमत स्तर की वजह से भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कीमत स्तर उसी हिसाब से गरीबी स्तर तो समान ही होगा ना। हाँ बेटे एक ही होगा। क्योंकि जीएसटी को समान रूप से पूरे देश में लागू है। नहीं, बात यहाँ उसकी नहीं हो रही है, जीएसटी की बात नहीं है। जैसे उत्पादन जिसकी बहुलता होगी जहाँ वहाँ सस्ता मिलेगा। जैसे आपके यहाँ गेहूँ धान बहुत होता है, यहाँ सस्ता रहता है। जहाँ पे नहीं होता वहाँ वही चीज़ महंगा होता है। आपके यहाँ फल और सब्जियाँ तो होती है तो सस्ती रहती है, लेकिन फल महंगे होते हैं। लेकिन यही सेब वगैरह कश्मीर में जाएंगे तो सस्ते होते हैं। तो ऐसे क्या भिन्नताएं पाई जाती है ना वस्तु और सेवाओं में, कीमत स्तर में। तो जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें उसमें तो जीएसटी उतना लगती नहीं है, तो उसका उतना इफेक्ट नहीं आता। और जैसे जो स्थानीय स्तर पे हो रही वहाँ तो चीज़ें सस्ती होती हैं। जैसे आपका यूपी मैदानी बेल्ट है, यहाँ तो मैक्सिमम चीज़ें उत्पादित हो जाती है, तो यहाँ सब सस्ता ही रहता है। लेकिन अब यही पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए तो सारी चीज़ें आपको क्या करेंगे, महंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन सा वजह है जिसकी वजह से निर्धनता नहीं आएगी? पहला पॉइंट, अपर्याप्त समृद्धि, यानी कि समृद्धि पर्याप्त नहीं है। दूसरा, जनसंख्या की उच्च वृद्धि। तीसरा, बेरोजगारी। चौथा, बढ़ता निवेश। निवेश बढ़ेगा तो कम हो गरीबी जाएगी, दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? कौन सी चीजें हैं जो सम्मिलित हैं आपकी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में? और आपको खुद की सहायता से उत्तर देना है। पहला है
पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं में मतलब कमी यानी कि उससे वंचित रहना। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। अब बताइए इसमें से क्या है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा या सभी? कली बनाई बहुआयामी गरीबी के 3 आयाम और 10 सूचकांक। तो आपका पहला ही सही है, केवल पहला। दूसरा तीसरा में कहीं उल्लेख किया था क्या बहुआयामी गरीबी? नहीं, ठीक, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, आपने भी सॉल्व कर लिया। आइए इसमें आया क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है कैसे? भारत में निर्धनता स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? कौन सा तरीका है मापने का? पहला, परिवार की औसत आय के आधार पर। दूसरा, विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तीसरा, परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर। और चौथा, देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तीसरा तीसरा ना, उपभोग व्यय के आधार पर ही हम निर्धनता मापते हैं, और मापता कौन है? NSSO। बिल्कुल, आज ही पढ़ा आप लोगों ने। और नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं। इनमें से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी गरीबी से संबंधित है? मतलब फिर से सुनिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं। इसमें से कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे के लिए नहीं लाया गया? मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए कोई योजना नहीं है, वो कौन सा? पहला, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम। दूसरा, अन्नपूर्णा योजना। तीसरा, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। और चौथा, उपरोक्त सभी। हाँ बिल्कुल, बोलिए क्या है? हाँ, इसमें से कौन सा योजना है जो गरीबी को दूर करने के लिए नहीं लाया गया बल्कि दूसरे उद्देश्य से लाया गया? महिला किसान सशक्तिकरण। यहाँ पे सशक्तिकरण पता ही चल रहा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लाया गया, गरीबी को दूर करने के लिए नहीं लाया गया। तो यही नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे बहुत अच्छे, आप लोगों ने बढ़िया प्रयास किया। ये थे क्वेश्चन, कल हम पढ़ेंगे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कल आप लोगों का अपना खुद का चैप्टर रहेगा क्योंकि यहाँ सभी लोग क्या है, बेरोजगार, गरीब तो है कि नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन बेरोजगार तो है।